ये अध्याय 2 का टॉपिक नंबर 1, इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूजर के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। यानी कि जब तक किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस नहीं होगा, हम किसी भी डिवाइस को ऑपरेट नहीं कर सकते। यानी कि यूजर मीन्स हम और कंप्यूटर मीन्स उसके उस पर जो हम काम करेंगे। कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं। जैसा कि पहला दिया है सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो अर्थ है वो लिखा हुआ है पहले आओ पहले पाओ। यानी कि इसमें डाटा सबसे पहले जौन सा दिया जाता है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को सबसे पहले दिए जाते हैं, कंप्यूटर पहले उन्हीं इंस्ट्रक्शनों को एग्जीक्यूट करता है यानी कि क्रियान्वित करता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमने कोई प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट हैं उसमें से सबसे पहला जो स्टेटमेंट होगा, यहाँ पर ये सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उन स्टेटमेंटों को एक एक करके सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और देन उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आएगा फिर उसको करेगा। जैसे लिखा हुआ है कि इसमें डाटा या प्रोग्राम को पंच कार्ड से डालते हैं, यानी कि इसमें इनपुट देने का जो कार्य होता है वो पंच कार्ड की सहायता से दिया जाता है। इसमें एक इंस्ट्रक्शन पहले आता है और वही एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद दूसरा आएगा फिर दूसरा होगा। अगला है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें एक समान जॉब को ग्रुप या बैच बनाकर रन किया जाता है। मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है कि एक प्रोग्राम हमने लिखा कोबोल में और दूसरा लिखा फोर्ट्रॉन में। ये कोबोल और फोर्ट्रॉन दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज है, इनमें हमने अलग अलग प्रोग्राम लिखा। तो ये क्या करता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कि कोबोल के लिए कोबोल का बैच बनाएगा और फोर्ट्रॉन के लिए फोर्ट्रॉन का एक बैच बनाएगा। सबसे पहले अगर कोबोल के हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो पहले वो कोबोल वाले इंस्ट्रक्शनों को फॉलो करेगा, देन उसके बाद फोर्ट्रॉन वाले को करेगा। तो यहाँ पर दोनों ही ग्रुप अलग अलग क्रिएट किए गए, पहला कोबोल के लिए और दूसरा फोर्ट्रॉन के लिए, तो इसीलिए इसका नाम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि इसमें एक से अधिक प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, और मल्टी यूजर यानी कि एक यूजर से अधिक इस पर यूजर कार्य कर सकते हैं, यानी कि एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम रन कर सकता है। एक से अधिक यूजर एक ही बार में प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। मान लिया कि एक सिस्टम है हमारे पास और उस पर मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो यूजर हैं, मान लिया 2-3 यूजर हैं और दोनों तीनों यूजर अपने अपने प्रोग्रामों को इस पर एक ही बार में रन कर सकते हैं या उन प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट क्रियान्वित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह इंटरेक्टिव सिस्टम है, यानी इंटरेक्ट मीन्स आपस में किसी चीज को साझा करने वाला। तो इसमें बहुत हाई स्पीड से सीपीयू कार्य करता है, इसीलिए इसे मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। यानी कि इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत हाईली स्पीड। उसके बाद है आपका पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? ये सिंगल यूजर है, इस पर एक ही यूजर कार्य करता है। जैसे MS-DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें एक ही बार में एक ही यूजर कार्य कर सकता है। इसके अलावा हम लोग जो आमतौर पर यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम MS विंडोज, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है विंडोज। और अगले है आपका ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है विंडोज NT, यानी कि NT मींस नेटवर्किंग, तो ये विंडोज नेटवर्क का होता है। और तीसरा है ये अगले वाला ये ऑपरेटिंग सिस्टम Y2, और इसके बाद में है यूनिक्स और तुम्हारा ये डॉस जो है ये कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद आता है आपका मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक प्रोग्राम के विभिन्न भाग जिन्हें थ्रेड कहते हैं, यानी कि प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट होते हैं उन स्टेटमेंटों में कुछ न कुछ ग्रुप बना दिए जाते हैं और उन ग्रुपों को हम थ्रेड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक साथ इनको जो थ्रेड होते हैं इनको एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है ये आपका मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक बड़े से बड़े प्रोग्राम को भी हम थ्रेड बनाकर उन्हें आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगला आता है आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है मल्टी प्रोसेसर, यानी कि इसमें एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं।
जब किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर होंगे तो वो उतनी ही फास्ट स्पीड से काम करेगा, और इसे हम मल्टीटास्किंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक से अधिक यूजर के आदेशों का पालन करने में ये सक्षम होता है। यानी कि एक बार में अगर हम 10-5 यूजर काम कर रहे हैं तो जिन्होंने जितने भी हमें उसे निर्देश दिए हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, या जो भी आदेशों का पालन कराने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, उनको क्या करता है ये मल्टी प्रोसेसर एक ही बार में उन्हें एग्जीक्यूट करता है और उनके आदेशों का पालन करता है। उसके बाद में आता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है सॉफ्ट रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल में क्या होता है कि इसमें कार्य पूरा होने का समय तय होता है, यानी कि इसमें एक टाइम की बाउंडेड होती है, यानी कि एक निश्चित समय दिया होता है कि इतने समय में प्रोग्राम को रन कराना है। और इसमें जब भी कोई प्रोग्राम अपने पूर्णता की ओर होता है, यानी कि समाप्ति की ओर होता है, तो इसमें कोई भी चेंजेस संभव नहीं है। यदि चेंजेस करने की चेष्टा की गई तो इसमें हमारा पूरा प्रोग्राम लॉस हो जाएगा। और जबकि इसके सॉफ्ट रियल ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें भी टाइम बाउंडेड होता है, लेकिन इसमें हार्ड रियल की अपेक्षा इसमें जब प्रोग्राम समाप्ति की ओर होता है तो इसमें आंशिक तौर पर उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम कुछ न कुछ टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। अगला है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग विशेषताओं से युक्त होता है। इसमें कई स्थान पर डाटा स्टोर और प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही जगह कोई हमने एक डायरेक्टरी बना ली या रूट डायरेक्टरी बना ली और वहीं पर हमने कोई डाटा रख दिया। इसमें हम विभिन्न स्थानों पर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में डाटा को रखते हैं। और इसमें क्या होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस पर अनेक यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। मान लिया प्रिंटर लगा हुआ है, स्कैनर लगा हुआ है, और भी कुछ इनपुट डिवाइस हो सकती हैं, कीबोर्ड है, माउस है, और भी तुम्हारी वेब कैमरा है। तो ये विभिन्न प्रकार के इनपुट आउटपुट डिवाइसों पर विभिन्न प्रकार के यूजर एक ही समय पर इनको ऑपरेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबके लिए अलग अलग आवश्यकता हो। यहाँ पर हम एक ही बार में इन सभी यूजरों के लिए ये सुविधा प्रदान करा देते हैं।